आबादी नहीं, आबादी मतलब क्या कर जी वही 14 या 13 के करीब। बेटे रिकॉर्ड तोड़ो, रिकॉर्ड ब्रेक करना है आप लोग। ले आओ किसी को खींच के। मेरे नाम से, रोहित के नाम से एक बच्चा था, कदी काकड़ी सा, 8 क्लास में था आप लोग, 8 क्लास में, 7th में कोई रोहित नहीं है। तो उसमें क्या था ना, जूनियर रोहित नाम मैंने भैया का रखा था। एक दिन मेरे को मंदिर में मिल गया, 3 दिन टेस्ट नहीं देता, बेटे आ जाओ 10-5 तुम्हारा इंतजार करा। उसके बाद वो और उसका भाई को थी गोल, दिखे ही नहीं कभी। अनुज, अंजू 7th, देखिएगा। स्टॉप योर टेस्ट, बिल्कुल स्टॉप, बंद करिए बुक। अरे जिसका नाम नहीं है ना उसका फाड़ के फेंक दे, नहीं साइड में रख दे। कति निर्दयी आदमी है। डेंजरस 2 बैठे हुए हैं, ये लोग अपना नाम लिखते हैं जी। हम तो हम सब बच्चों की जाने दुश्मन है, देखेंगे जी। स्पेशल केस है आप लोग। जैसे आप लोग को पता है सारे कॉन्टिनेंट में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया था आप लोगों को कि कैसे कैसे मिनरल कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है। और अधिकतर बिना हाथ पांव वाले 7th क्लास में मिलेंगे आप लोगों को। पावर रिसोर्सेज के ऊपर थे हम लोग। अच्छा बोलिए मत, जरा काम करिए। पावर रिसोर्सेज मतलब शक्ति संसाधन, ठीक है। पावर रिसोर्सेज, तो पावर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड में भी, कौन कौन से हैं, कौन सी कंट्री ज्यादा इसमें रिच है, कौन कैसा है, और इंडिया का भी क्या कंडीशन है इसमें, कैसे बने, उनको किस किस कैटेगरी में बांटते हैं, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको करें तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल 2 तरह में पावर रिसोर्सेज आते हैं। पावर रिसोर्सेज या तो कन्वेंशनल होगा, नहीं तो नॉन कन्वेंशनल होगा। अब कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हिंदी में, और पारंपरिक मतलब जो शुरू से होता आ रहा है, हम लोग हमेशा जिसको यूज करते हैं। और पारंपरिक में जैसे कि काऊ डंग के, गोबर के उपले जो गोसे होते हैं, लकड़ियां हो गए, फायरवुड जो भी लकड़ियों पे खाना बनाया जाता है गांव देहातों में, वो सबसे मेन है। उसके बाद जो दूसरा मेन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ पावर है वो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन। अब फॉसिल फ्यूल, आपका भी एनसीईआरटी लगा हुआ है स्कूल की है, अब तो एनसीईआरटी। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि जीवाश्म ईंधन। फॉसिल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आपको पता है फॉसिल में 2 चीज आप मान के चलो, या तो पेड़ पौधे धरती के अंदर दबे तो कोई ना कोई तरह का चीज बना जो कि कोयला बनता है, ठीक है। और नहीं तो अगर मान लो कि एक्वेटिक एनिमल्स या समुद्री जीव जंतु जब मरते हैं और उनकी हड्डियां अस्थियां जब भी समुद्र के बेड के नीचे, सी बेड के नीचे दब जाती है, तो उससे पेट्रोलियम बनता है, याद रखिए। अभी आप कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर बेटा वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, मैंने पूरा पढ़ा है साइंस में आप लोगों को। अब हम लोग इसमें देखेंगे ऑयल और नेचुरल गैसेस के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑयल और नेचुरल गैसेस। ऑयल मतलब पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, और नेचुरल गैस आपको पता है। एडवांटेज क्या है ऑयल का, इजियर टू ट्रांसपोर्ट एंड अच्छा सब्जेक्टिव भी साइड में। तो आप लोग कौन से कमजोर हो लिखने में? देखिएगा एक बात यार बेटा आप लोग, तो एडवांटेज क्या है भाई,
ऑयल को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कंटेनर से या पाइपलाइन के थ्रू, और बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जितनी भी होती है जिसमें कि पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजें ही उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, तो उसके लिए ऑयल सबसे जरूरी है। अब अगर नेचुरल गैस का एडवांटेज देखें, लाभ देखें, फायदे, तो इजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, कोयले से और ऑयल से, बेटा थोड़ा धीरे प्लीज, ऑयल और कोल से ज्यादा प्योर माना जाता है। जैसे आप खुद देखो, अगर आप कोयले पे घर पे खाना बनाओ, ठीक है, या केरोसिन ऑयल में, जैसे जो हम लोग स्टोव पहले आता था, केरोसिन ऑयल भर करके, उसको बहुत पहले जमाने की बात करें, तो उसमें क्या होता था, उससे कुछ ना कुछ तो, भावना डायमंड बैच, ठीक है, लेकिन जो नेचुरल गैस होता है उससे कोई भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग किचन में कुकिंग गैस में नेचुरल गैस की तरह यूज होता है, ठीक है, जो सबसे अच्छा माना जाता है। और चीपर देन ऑयल, आपको पता है तेल से ज्यादा सस्ता भी होता है, इसीलिए लोग सब लोग है ना 1-2 साल घुमाते हैं अपनी होंडा, उसके बाद सीधे सीएनजी का टैंक लगवा लेते हैं, ताकि आसान होता है, इजी भी है, मतलब सस्ता। सॉरी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो मैंने ऊपर फॉसिल फ्यूल्स और के बारे में बताया, कन्वेंशनल, बिल्कुल उसी का पार्ट है बेटा। तो पहले ऑयल और नेचुरल गैस देख लिया, अब डिसएडवांटेज क्या है इन दोनों का, क्या इसका नुकसान है। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग एंड गैस लीकेज। अगर पानी में किसी भी तरह से ऑयल या गैस का लीक हो गया, तो जितना भी ऑक्सीजन लेवल होता है ना, वो उससे ये रिएक्ट कर जाएगा, जो भी पेट्रोलियम नेचुरल गैस होता है, और पानी में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे क्या होगा, समुद्री जीव जंतु जितने भी होंगे मर जाएंगे। और आपको तो ये पता ही होगा कि जो भी ऑयल है, पेट्रोलियम या जो भी चीजें हैं, वो मोस्टली समुद्र में ही मिलता है, ठीक है, तो ओशन का ही ज्यादा नुकसान है। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन। अब जैसे अगर ऑयल, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो भी व्हीकल होती है, 2 चीजें याद रखिए, आप फैक्ट्रियों में जब कोयला जलाया जाता है तो उससे जो गैस निकलती है, बेटे आप लोग इतना भाषण, आपको तो केवल वो करना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है एक वो, दूसरा हमारे जो पेट्रोलियम, मोस्टली डीजल जो यूज करते हैं व्हीकल्स में, उससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्तिक चौथी पांचवी, मैंने चौथी का, तो ये दोनों गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको अम्ल वर्षा करता है। अब ये एसिड रेन क्या है, थोड़ा इसके बारे में सुन ही लीजिए आप लोग, शायद दिया भी हो, कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया, कोई बात नहीं, मेरे से। एसिड रेन या अम्ल वर्षा क्या होता है कि ये दोनों गैसें जब एटमॉस्फेयर में जाती है, तो क्लाउड के साथ ये एयर में रहती है, और क्लाउड में जब इससे बारिश होगी तो उनके साथ ये पानी में घुल करके जमीन पर आती है, और जमीन पे आने के कारण इससे 2 चीजों का नुकसान है। एक, जिस वाटर बॉडी में जाएगी उस वाटर को एसिडिक ज्यादा बनाएगी, जिससे कि जलीय जीव जंतुओं को नुकसान होगा, पेड़ पौधों को नुकसान होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, 4th, ठीक है, और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरा क्या इसका नुकसान है सबसे बड़ा, कि जितनी भी बिल्डिंग्स होती है, जैसे ताजमहल, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो पत्थर के बने हुए होते हैं, वो इरोड होते रहते हैं, मतलब वो पत्थर खराब होने लगेगी, उस पे पॉल्यूशन, वो इन्हीं के कारण, अम्ल वर्षा के कारण। अब हम लोग फायरवुड के बारे में देखते हैं। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा नहीं, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा नहीं, अम्ल वर्षा, फायरवुड। देखो थोड़ा बीच में है ना, चुटकुले होने चाहिए, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा किसी दिन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे जो भी फायरवुड का होता है। देखिए आसान है, हमारे आसपास कहीं भी पेड़ है काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। गाँव में अब हर जगह बेटा, जैसे मान लीजिए आपके गाँव हमारे गाँव हो, तो कोल मिले या नहीं मिले, लकड़ी तो हर जगह अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है,
तो आसानी से हम लोग भैया लोग को दे दीजिएगा, वहीं पे 7th में चिपका देंगे आपका टेस्ट। एक्चुअली बच्चे सोचते हैं ना कि मास्टर बदनाम है ना 10 घंटे लेट से पढ़ाने के लिए, इसलिए बच्चे 15 मिनट लेट से आते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। अब जैसे मान लो लकड़ियों को या फायरवुड को आप कलेक्ट करते हो तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा। अब पहले जाओ, लकड़ी सूखी है तो काटो, या जो काट के लाओ, टाइम तो लगेगा। दूसरा क्या है, पॉल्यूटिंग है, लकड़ी जलेगी धुआं होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा। लकड़ी के जलने से बेटा कौन से 2 गैसेस जो निकलते हैं जो हानिकारक है हमारे पास जी। और ये मत कहिए कि कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाया नहीं था, आईक्यू लेवल देखते हैं। पहले भी आपको पता होगा, जब भी हम फायर, कौन सा 6 फायरवुड जब जलाते हैं बेटा लकड़ियां, तो कौन सी गैस निकलती है? एनीबडी? बेटे 9th क्लास को भी ये पास है क्वेश्चन। जब आप फायरवुड जलाते हो, लकड़ियों को जलाते हो, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। पागल है क्या? हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिल सकती। बिल्कुल, सबसे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे दिक्कत जी। अस्थमा वाले को दिया जाता है, कोई भी आदमी मर सकता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड का बता देता हूं। जब लकड़ी जल रही हो ना, और पूरे एकदम लौ के साथ पूरी, जब लकड़ियां पूरी अच्छी तरह से जल रही हो ना, पूरी एकदम उसकी आ रही है, लपटें निकल रही है, तब उससे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता। लेकिन जब लकड़ी जल रही है, थोड़ी गीली और फूंक मार रहे हो, थोड़ी जले अधजली लकड़ी होती है ना, हाँ, तो जो से धुआं निकलने लगेगा। धौला मेरे को तो पता नहीं था, धौला कुआं, लेकिन जो भी था, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं वो, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्दियों में गांव में क्या करते हैं, जैसे ये वेंटिलेटर नहीं होता है बेटे, वो ये तो अपने भाई अपने तरफ से बोला ना। जब लकड़ी अच्छे तरह से लपटे लेके नहीं जल रही, ज्यादा धुआं दे, हाँ ज्यादा धुआं दे रही हो तब। लेकिन कोयला जब ज्यादा धुआं देगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। 10वीं बेटा, बड़ा क्लास। एक तो आपको पता है पॉल्यूशन फैलाएगा, और दूसरा ग्रीन हाउस के लिए बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल है। लकड़ियों को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत निकलती है, और ग्रीन हाउस क्या होता है आपको पता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन, जंगलों का पूरा सफाया होता जाएगा। अब सब लोग, जैसे अभी भी क्या है, सेवंथ है ना, 3 फाइल बने, तीनों फाइल में जब फाइल फटने को हो जाए तो दूसरे में ट्रांसफर करो। क्या? जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात सुनो, हाँ तो पढ़ने के लिए बुक होता है, तुम तो लेके आल के बैठे हो। स्टोरी बुक नहीं पढ़ रही हो? वो पीछे स्टोरी दिख रही है, देखिएगा। अब देखिए कोयला जो होता है उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। पहला तो है कि एक्सटेंसिवली अवेलेबल, ये भी लकड़ी की तरह ही और दूसरे के कंपनी ज्यादा अच्छी तरह से अवेलेबल है, हर जगह लगभग मिल जाता है, कोयला ज्यादा मात्रा में मिलता है। एफिशिएंट कन्वेंशनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्जन ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी करने का मतलब है कोयले को जला करके आप आसानी से बिजली बना सकते हैं। बॉयलर होते हैं, बॉयलर मतलब कि, अच्छा एक चीज मैं पूछूं, अगर किसी को पता है, थोड़ा ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन था, आप लोग से रिलेटेड ही है और कॉमन सेंस लगाना है। जो बॉयलर होता है, देखो बिजली बनाई कैसे जाती है पहले ये मैं बता दूं। इंडिया में 60% जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन, वो कोयले को जला के होता है। मतलब कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, थर्मल पावर। अब इसमें भी क्या होता है कि जो कोयले को जलाया जाता है, तो ऐसा नहीं है ना कि बिजली की तार कोयले में डाल दी। बॉयलर होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर, मतलब पानी के टैंक होंगे, और उनको गर्म करके, पानियों को जब गर्म किया जाता है तो भाप बनती है, स्टीम, और उससे बिजली बनती है, टरबाइन चलता है, ऐसा। तो जो बॉयलर है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, अलवणीय जल मतलब डिसैलिनाइन वाटर डालते हैं, मतलब खारा पानी नहीं डालेंगे। जो साफ पानी
ड्रिंकेबल वाटर टाइप का होता है वो डालते हैं, ऐसा क्यों? कोई कॉमन सेंस लगाना जरा देखें आप लोग को, अगर कुछ नहीं बेटा ऐसा नहीं, वो तो करंट बनाने के लिए, करंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्रोसेस नहीं, नहीं इलेक्ट्रिसिटी किस कारण से बनेगी वो मैं बता देता हूं आपको। उसका कारण बस ये होगा कि जो स्टीम जितनी ज्यादा और जितनी अच्छी बनेगी उतना ही, नहीं ऐसा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो भी सेलाइन वाटर होता है, ठीक है, जैसे वो गर्म होगा ना तो उसमें जितना भी जो लवण होता है, जो सॉल्ट होगा, वो ऊपर की ओर आएगा। भाप बनेगा, स्टीम बनेगी, तो स्टीम तो सारी चीजों को लेकर के ऊपर आएंगे। तो उससे क्या होता है कि जो ऊपर वाली जो परत होती है ना वाटर की, इवोपरेशन होता कैसे है? जब तक भाप ऊपर नहीं निकलेगी तब तक तो स्टीम बनेगा नहीं, स्टीम तो बाहर भी आना चाहिए ना। लेकिन सेलाइन वाटर जो होता है, जो समुद्री का पानी, खारा पानी होगा, सॉल्टी वाटर, उसको जब गर्म करेंगे ना तो पानी ज्यादा गर्म होगा, लेकिन ऊपर एक लेयर बन जाती है पूरी सॉल्ट की, जिसके चलते स्टीम या भाप बाहर नहीं निकल पाते। और एक बार जब बहुत ज्यादा स्टीम बनने लगे, बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा उस टैंक में, बॉयलर में, तो बॉयलर के फटने का डर होता है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी सेलाइन वाटर को बॉयलर में यूज नहीं किया जाता। ये आपको अभी कम से कम 10वीं क्लास तक पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो कोयले से कैसे बिजली बनती है तो समझ में आ ही क्या होगा आप लोग को। सबसे बड़ी बात है कि कोयला किसी भी तरह जलेगा तो ज्यादा से ज्यादा धुआं निकालता है, पॉल्यूशन करेगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो सबसे खतरनाक है सल्फर डाइऑक्साइड। और एक बात और भी है कि कोयला ऐसा तो है नहीं बेटे कि मतलब फूंक मार दिया वहां चला गया, एक बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ती है। नमस्ते सर, आइए जी। कोल की बात कर रहे हैं, कभी टॉफी भी लेके आया करो, आज किसी ने नहीं खिलाई। ठीक है, देखते हैं। तो ये आप लोग को और हाइडल पावर क्या होता है, जल विद्युत जो तीसरी है, सबसे लास्ट, सॉरी, पांचवी या तीसरी जो भी, इसके फायदे और नुकसान क्या है, एडवांटेजेस देखेंगे आप लोग। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी भी तरह से पॉल्यूशन नहीं करती, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। प्रोमोट इरिगेशन एंड फिशिंग। अब देखिए, अगर आपको जल विद्युत बनाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए, इधर देखिए। तो उसमें क्या होता है कि पहले बेटा एक डैम बनाया जाता है, या तो आर्टिफिशियल झरना हो, अगर वाटरफुल हो तो कोई दिक्कत नहीं। जब नदी का पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो जहां गिरता है ना, तो बॉटम पे जो वैली होती है, वहां पे बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं। बोलिए फिर से। बेटे उसके लिए है ना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जिस स्पीड से वो टरबाइन घूमती है, ठीक है ना, तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो जो फोर्स जनरेट होता है उसी से बिजली बनती है, टरबाइन के घूमने से। वो जो फोर्स जनरेट हुआ, उस फोर्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग मशीनें आती हैं, ठीक है। उतना फोर्स लेकिन पैदा होना चाहिए। क्या बोली फिर से? जी बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, वहां पर जैसे जो फोर्स जनरेट हो रहा है ना, अब पानी के अंदर बेटा कौन सा मशीन लगाए, मशीन लगी रहती है, लेकिन जो बिजली का जो स्टोरेज होता है वो अलग होता है, वाटर से हटके। अब ऐसा थोड़ी बेटे वहीं पर पानी में है ना नहाता हुआ आदमी खड़ा रहेगा, मशीन लेगा, ऐसा ये मेरे को पता नहीं टेक्निक। नहीं 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 नहीं, अब पानी में ऐसा थोड़ी है कि वहां पे टरबाइन घूम रहा, वहीं बिजली का तार डाल दिया 440 वोल्ट वाला और वहीं से सीधे करंट आ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो जो एनर्जी जनरेट होती है टरबाइन के घूमने से, ठीक है ना, वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, यानी कि पूरी नदी में ही नहीं होता, उस जगह को घेरा जाता है ताकि एक छोटे से जगह में ज्यादा से ज्यादा वो जनरेट हो, जो फोर्स जनरेट होता है। और उस फोर्स जनरेशन जहां होती है, टरबाइन लगे होते हैं, जो घूमने के चलते फोर्स जनरेट होता है, उसी को बिजली में कन्वर्ट करके फिर वायर के थ्रू ऊपर पहुंचाएगा। तो सस्ता भी होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि
जब भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है पानी से, तो आपको डैम बनाना पड़ेगा। एक जगह पानी को रोकना पड़ेगा और उसके गेट नहीं खोले जाते। जो आपने डैम के देखे, डैम के गेट खोल दिए जाते हैं, जो तेजी से पानी नीचे आता है। डैम की गेट खोले जाते हैं, मतलब ओपन द गेट ऑफ डैम। क्वेश्चन नहीं, फालतू क्या बात करती है। ये बेटा गेट है डैम का, ये ऊपर हो गया, पानी नीचे गिरने लगा, बात करता हूँ। इसी तरह होता है। और नीचे ही होगा ना बेटे, ऊपर से पानी तेजी से नीचे गिरेगा ना। देखिएगा, अब इसके नुकसान क्या हैं। डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, जहां भी डैम बनाया जाता है, जैसे मान लो जिस जगह पे वो नेचुरल प्लेस होगा, वहां पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, तो आसपास के बहुत सारे इलाके तक ना तो कोई खेती हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए आप जहां आपने डैम बनाया ना, तो पानी नीचे से रीच करके बहुत दूर तक के इलाकों में फैलता है। ये 7 सर पहले 7 का पार्ट 2 हो गया या पार्ट 2 से मुंह बंद करिए, चैप्टर नहीं हो पाएगा आज। मैं बिल्कुल मूड में नहीं फालतू बात बोलने के लिए। डैम क्या हटा देंगे, पागल है क्या। डैम पूरे धरती के 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर बनाया था, डैम कितनी जाएगी, हनुमान जी है तू। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि लोकल कम्युनिटी जो वहां रहती है बेटा, उसको डिस्प्लेसमेंट का खतरा होता है, मतलब वहां से हटा के दूसरी जगह बसाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डेट्स क्या लिखा हुआ है, कार्तिक सेम क्लास, चौथी पांचवी अरेंज कर। इनंडेट्स लो लेइंग रीजन, मतलब कि जो लो लेइंग एरिया है वहां वाटर लॉगिंग हो जाती है, जल भराव, जल जमाव हो जाता है। ठीक है, एक्सपेंसिव टू सेटअप। अब उसको सेटअप करना भी छोटा मोटा, एक डैम। पूरा नाम क्या लिखा है, कुमारी तब 7वीं में है, अगर यादव है तो क्या कहते हैं 6ठी में, और अगर भारद्वाज है तभी 6ठी में। दूसरा फाइल ले लो, भर गए, कोई बात नहीं, खोचो उसी में, नहीं फाड़ना नहीं। अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं, कोल के बारे में देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि कोल सबसे आसानी से मिलता है हर जगह, और एक ये फॉसिल फ्यूल्स भी है, और सबसे बड़ी बात है कि थर्मल पावर कहा जाता है। कोयले को जला करके या कोयले से की मदद से जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है, पावर का जनरेशन किया जाता है, उसको हम लोग थर्मल पावर कहते हैं या ताप ही शक्ति। This coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. ठीक है, coal is therefore feared to as buried sunshine. देखिए, आज से लाखों साल पहले क्या हुआ था कि जितने भी ये जो वनस्पति हमारी है, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनके जमीन के अंदर दबे होने के कारण ही कोल का निर्माण हुआ। और आज की डेट में आपको पता है कि धरती के अंदर दबा हुआ एनर्जी का बहुत बड़ा खजाना है। मैंने पहले ही बता दिया था दुनिया में कहां कहां पाया जाता है। चाइना, दुनिया में सबसे अधिक चाइना में ही कोल का प्रोडक्शन होता है, सबसे अधिक कोयला वही निकालता है। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, और हमारा इंडिया तो है। भारत में रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, यहाँ रानीगंज जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में पड़ता है, यहाँ बहुत अधिक कोल पाया जाता है। पेट्रोलियम देखते हैं, सबसे पहली बड़ी बात है कि ये ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत कीमती है आज की डेट के लिए। ठीक है, पीछे पीछे देखो ना क्या लिखा है, तो बस वही रखो, 12th लिखो, 6। अब पेट्रोलियम
किस तरह से बना है? जो पेट्रोलियम शब्द है, जो वर्ड है, वो कैसे लिया गया? द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मींस रॉक एंड ओलियम मींस ऑयल। पेट्रा मतलब ऐसा ऑयल जो रॉक से मिलता है, चट्टानों से मिलता है, उसको पेट्रोलियम, रॉक ऑयल भी कह सकते हैं। देखेंगे ये तो आपको पता है कि पेट्रोलियम बनता कैसे, इसके बारे में रामायण और सीता मैया की कहानी बताने की जरूरत तो है। दुनिया में सबसे अधिक अगर पेट्रोलियम कहीं है, सबसे अधिक, तो सऊदी अरेबिया, याद रखिएगा इस बात। दूसरे नंबर पे ईरान, ठीक है। मोस्टली जो मिडल ईस्ट की कंट्री, अरेबियन कंट्री है, वहीं पे पेट्रोलियम सबसे अधिक पाया जाता है। और इसका कारण ये है, वहां पर डेजर्ट में पाया जाता है, ओशन के अंदर नहीं निकाला जाता। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो भी पेट्रोलियम है जी, अभी मैं यही आंसर बता रहा था। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम सी में ही बनेगा, समुद्र में ही बनेगा। तो आज से लाखों साल पहले जो पेट्रोलियम बना, तो ये जो अरेबियन पेनिनसुला का पूरा इलाका दिखता है, ये जमीन के, ये समुद्री था, लेकिन धरती के अपलिफ्टमेंट के कारण, समुद्र से बाहर आ जाने के कारण ये सारा जो एरिया है वो भी दिख रहा है। अभी आपको जो कच्छ का रन जो है पूरा का पूरा गुजरात का जो दिखता है, इजराइल भी उसी के पास है ना बेटा, सऊदी अरेबिया जस्ट ऊपर ही था। अब नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस भी आपको पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है, और मैंने आपको कोल एंड पेट्रोलियम में बताया भी था कि किस तरह पाया जाता है। याद रखिएगा, पेट्रोलियम तो बेशक दुनिया में सबसे अधिक सऊदी अरेबिया में पाया जाता है, लेकिन नेचुरल गैस रसिया और यूक्रेन, ठीक है। रसिया में सबसे अधिक नेचुरल गैस पाया जाता है जी। यूक्रेन एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे, अगर यूरोप का सबसे साउदर्न और ईस्टर्न कोर्नर अगर देखोगे तो यूक्रेन। यूरोप का सबसे बड़ा जो देश है एरिया वाइज, वो है रशिया। रसिया आधा एशिया में भी, यूरोप में भी है। और दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है। पहले ये रसिया का ही हिस्सा था, लेकिन आजाद होने के बाद ये एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री। देखें, सऊदी अरेबिया नेचुरल गैस की, अब देखिए नेचुरल गैस, जैसे आपको पता है कि सीएनजी भी आपको, हम लोग सीएनजी यूज करते हैं, ठीक है। श्रद्धा के पास भी व्हीकल है घर पे, तो उसमें भी सीएनजी यूज होता है। कभी कभी ना रहा है तो श्रद्धा फूक मार के बढ़ा देती है, और खींच ले सांस तो आ भी जाती है गाड़ी रिवर्स। ऐसे टैलेंट है बच्ची के पास। और न... ये रही भावना, ठीक है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए लाडो। सीएनजी का फुल फॉर्म, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होता है उसको कम स्पेस में या टैंक में बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ स्टोर किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये और भी अच्छा कंप्रेस्ड होने के कारण ये जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है और भी कम हो जाता है। अब जैसे आप समझने की कोशिश करिए, आप इस 6ठी क्लास में अगर स्पार्क प्लग जो होता है व्हीकल्स में, आप क्या करते हैं, स्टार्ट बटन दबाते हैं, चाबी घुमाते हैं, जो भी है अपना, तो उसे स्पार्क प्लग से ही वो आपका पेट्रोलियम या डीजल जल जाता है। इसका मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर एलपीजी से कम है उसका, ठीक है। उसी तरह सीएनजी को अगर हम जलाएं, तो सीएनजी अगर व्हीकल में डाल रहे हैं तो इसलिए कंप्रेस करके डालना पड़ता है नेचुरल गैस को, ताकि इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाए, केवल एक स्पार्क से ही वो जल जाए। समझ रहे हैं ना? देखिए जी, नहीं भेजा नहीं, एक ही भेजा था ना चैप्टर का, दोनों को भेजा है मैंने। एक सेकंड, कितने क्वेश्चन थे भेजा होगा, देता हूँ, मिला, थैंक यू। अभी मैं आपको बताऊं, इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, इन सारे जगहों पे भी,
और मुंबई हाई में भी नेचुरल गैस पाया जाता है। लेकिन कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टा है, ठीक है, जैसे आपको ये भारत का इलाका दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये कृष्णा नदी आती है नीचे से और ये गोदावरी, तो यहाँ कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यहाँ पे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको बता दें, हमारी सरकार डिंगे हाँकती है और व्हील पावर का बहुत ही अभाव, तो यहाँ से भी कोई भी तरह का पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकाला नहीं जा सकता। ऊपर की मिट्टी पूरी खा जाएंगे तो नीचे से पेट्रोल आ जाएगा। सरकार को कोई जरूरत नहीं है, सरकार को ऐसे ही वोट मिल जाता है। बस यही है। थक गए क्या? चेक करना है मास्टर को, वो जो कट्टे हैं ना चेक करना है मास्टर को। बहुत चेक भी है उसमें। तो नेचुरल गैस के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम बनता है वैसे भी नेचुरल गैस उसी तरह बनता है। और डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन ऑयल जितने भी है उनसे ज्यादा अच्छा जो फ्यूल माना जाता है और क्लीन फ्यूल माना जाता है वो नेचुरल गैस होता है, ठीक है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है आपको पता है, दुनिया में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है ये भी आपको पता है। हाइडल पावर क्या होता है? हाइडल पावर मतलब कि जल विद्युत, है ना, वो क्या है। और जैसा कि आपको पता है दुनिया में नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश है, नॉर्वे बेटा आर्कटिक ओशियन के पास एक कंट्री है, यूरोप में सबसे ऊपर नॉर्थ में, बहुत ज्यादा वहां बर्फ रहती है। वहां पर ही दुनिया में सबसे पहले पन बिजली बनाई गई थी, मतलब वाटर से जो बिजली बनाई जाती है सबसे पहले वहीं पे बनाई गई। याद रखेंगे इस बात। नॉर्वे देखेंगे इसमें बेटा बताया गया अभी जल विद्युत कैसे बनता है। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। एक डैम बना दिया जाता है, उसमें नदी का पानी आ रहा हो या बारिश का पानी वहां पे इकट्ठा कर लिया जाता है और हाइट रहती है बहुत ज्यादा उसकी, और ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज the falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. दिख रहा होगा वहां पे, यहाँ पे टरबाइन लगी हुई है जो बॉटम में दिख रहा है। टरबाइन बुक खोलो ना, वहां पे टरबाइन की फोटो बनी है। टरबाइन ज्योग्राफी बुक है, तो जो टरबाइन बने रहते हैं वो बिल्कुल बॉटम पे बने रहते हैं और ऊपर से जब पानी गिरती है तो टरबाइन मतलब कि एक चरखी होती है, पंखे टाइप का। हो गया? ध्यान दो इधर, नहीं तो यहाँ उठा के फेंक देंगे मुंह पे, कुछ पता है ना कैसे मास्टर। तो टरबाइन, तुम इधर देखो ना या बुक देखो, टरबाइन घूमता है जिससे क्या होता है कि एक पावर जनरेट होती है और उसी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। देन टर्न, और ये जनरेटर के पास जाता है। जनरेटर आप जानते होंगे, जनरेटर आपने देखा है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। 7th टरबाइन जो होता है, आपने जनरेटर देखा होगा पहले, जैसे कहीं भी, अब तो बिजली हर जगह, इलेक्ट्रिसिटी पूरे समय रहती है, नहीं तो पहले है ना शादी ब्याह में जनरेटर लगे होते थे जो ऐसे ना पूरा हैंडल घुमा के स्टार्ट करते थे और डीजल भरा जाता था जैसे, ठीक है ना। तो उससे कैसे बिजली बन जाती है, उसके अंदर सेम यही प्रोसेस है। जो हम यहाँ टरबाइन घुमाते हैं तो टरबाइन से जो एनर्जी बनती है वो जनरेटर को दिया जाता है और जनरेटर उसको बिजली में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जनरेटर उस पावर को क्या कहते हैं, उस पावर को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करती है, बिजली बनाती है और फिर जनरेटर से फिर वो आगे ऊपर जाता है, ग्रिड तक जाता है जी। The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. अब बेटा एक बात, जो ऊपर से डैम से पानी नीचे गिराई जाएगी
अब नीचे से ऊपर तो पहुंचाया नहीं जा सकता, तो जो डैम से पानी नीचे है ना, वो नहरों में छोड़ दिया जाता है, जो कैनाल्स बनी होती है, ताकि इरिगेशन निचले लो लैंड एरिया में हो सके। देखिएगा, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का लीडिंग कंट्री है, लीडर प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे अधिक यहाँ पे पानी से बिजली बनाया जाता है। उसके साथ साथ इंडिया में भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये भी बिजली बनाने के बहुत बड़े, ये बड़े बड़े डैम्स। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हीराकुंड महानदी, मैं किसी क्लास में, 6th-6th। देखिएगा, जो भाखड़ा नांगल डैम है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। भारत का कह सकते हैं कि पहला और सबसे बड़ा डैम है। सतलज नदी के ऊपर, ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे वो जगह है, वहां पर ये डैम बनाया गया है। और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। जैसे डैम से ऊपर से पानी गिराया गया तो बिजली बन गई, और जो पानी नीचे आकर के अब आगे बढ़ना है कनाल्स में, तो वहां से इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, जो कि पंजाब के बॉर्डर से जैसल बाड़मेर तक जाती है, मतलब पूरे राजस्थान तक। पूरे राजस्थान में जो जीवन है रेगिस्तान में, वो इस कनाल के चलते। और भारत की सबसे बड़ी नहर भी इंदिरा गांधी नहर ही, याद रखेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था उसको, उनके समय में बनवाया गया था। चिंता मत करिए, धीरे धीरे है ना कांग्रेसी लोगों का नाम हटाया जा रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार या उस तरह से नाम दिया जाता है ना। तो इस तरह से सारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी सब धीरे धीरे जाएंगे। क्यों करना? राजीव गांधी क्या बड़े कौन से काम कर लिए, कौन सा देश को आजाद करवाए थे? इंदिरा गांधी ने क्या देश के लिए किया जो उनका नाम से सब कुछ चलेगा? महात्मा गांधी के नाम से चलाओ, हनुमान जी के नाम से चलाओ, है? हाँ, तो नहीं चला सकते हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंडिया एक है, और ध्यानचंद का डंडा भी महान था। मेजर ध्यानचंद जो थे ना, अंग्रेजों के समय में फौज में शामिल थे, ब्रिटिश सेना में थे, ठीक है। बड़े अच्छा हॉकी खेलते थे, तो अंग्रेजों ने देखा भाई बड़ा अच्छा हॉकी खेलता है, ये कमाल का आदमी है, इसको टीम में ले लेते हैं। और जब भारत गुलाम था तभी ओलंपिक में लेकर के गए मेजर ध्यानचंद। मतलब वो डंडा जिधर जिधर लेके घूमे ना, जैसे लगे ना चुंबक लगा हुआ है उनके डंडे में, और बॉल में कोई लोहा है उनके साथ से चिपका हुआ, इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इट्स योर्स, हमारे पास दूसरा है जी। तो एक बार क्या, मेजर ध्यानचंद्र बोले नहीं भैया, पूरी राम कहानी कह देंगे, आप कहेंगे सीता जी की कसम कौन। देखिए क्या बेटा, वो महान आदमी थे, उन्होंने खेल के लिए कुछ किया है। तो हिटलर ने उनको इनविटेशन दिया, ऑफर दिया कि काम करो, आप छोड़ दो ब्रिटिश सेना को, आप जर्मनी में शामिल हो जाओ, हम जर्मनी टीम का कैप्टन बना देंगे। लेकिन नहीं, हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते, हम जिस मातृभूमि के उसी के लिए खेलेंगे। तो एक बार क्या हुआ ना, सब लोग गुस्से में आ गए, बोले कि नहीं, इसके डंडे में, ये हॉकी स्टिक में कुछ ना कुछ जरूर है। सबने लिया, तोड़ करके लकड़ी उकड़ी सब देख लिया, उसमें कुछ भी नहीं निकला। बहुत वैसा कोई खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं। ये सौभाग्य है कि वो भारत से। दूसरी हॉकी के डंडा लेके जो देना है दे दो, उसी में जादू दिखा देंगे, और क्या। मतलब वो हॉकी का डंडा उनके देहा पे मार के नहीं तोड़ी गई थी, तो मतलब कुछ नहीं हुआ। अगर देहा पे मार के तोड़ दी जाती तब तो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो खेलते कैसे? देखिएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बोर हो रहे हैं ना आप लोग थोड़ा? क्या ये यार, यही सारी चीज, ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। एक बात मैं आप लोग को कह दूं, अगर अभी आप लोग अपने अपने चैप्टर्स को मन से करेंगे ना, तो जैसे 10+2 पास आउट करके निकलेंगे, फॉर्म भरते ही जॉब है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा इन सब इसी से तो पेपर होता है। बस अपने एकेडमिक अप्रोच को कॉम्पिटिटिव अप्रोच में बदलना है, बस काम पे लग जाना। ये मत सोचिएगा मेरे किसी काम नहीं आएगा, ये आपके नौकरी का काम आएगा, और पढ़ तो सब लोग नौकरी के लिए रहे। देखिएगा, सबसे पहले सोलर एनर्जी,
अब भैया हम सिखा सकते हैं, किसी को परिपक्व या मैच्योर तो बना नहीं सकते, जैसे छोरी एक्टिंग कर रही है मेरे उंगलियों के सामने, समझ रहे? मैच्योरिटी तो उम्र के हिसाब से है। चुप रह ले, मुंडी तोड़ दूंगा। सोलर एनर्जी देखिएगा, अब नॉन कन्वेंशनल मतलब कि कुछ नहीं कर सकते पंडित जी इनके लिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मतलब कि जो पहले से नहीं आ रहे, अभी न्यू हैं और उनमें बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, और इनको रिन्यूएबल या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। अब सोलर एनर्जी, जब तक ये यूनिवर्स रहेगा, सोलर सिस्टम रहेगा, सन तो वैसा ही रहेगा लगभग 1-2 करोड़ साल जी, सब अपना ही है, तो वो चलता रहेगा, हमेशा एनर्जी आती रहेगी सन से। अब जरूरत क्या है कि आप उस सन की एनर्जी को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ कि इजीली हर आदमी को अवेलेबल हो जाए। तो हम लोगों ने सोलर पैनल बना रखा है। आज पूरा का पूरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो हमारा है दिल्ली का, पूरा नॉट अ सिंगल, कुछ भी सिंगल पावर ऐसा नहीं है जो कि सोलर एनर्जी से नहीं चलता, ऑल टू ऑल सोलर एनर्जी से चलता है पूरा का पूरा एयर। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लगभग बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि जहां जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सप्लाई है वो सोलर एनर्जी से ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी आम आदमी के लिए उतना आसान नहीं है उसको मैंने यूज करना, थोड़ा महंगा भी है और ज्यादा उसको क्या कहते हैं, टिकाऊ नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, कुछ दिन आप यूज करोगे फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। देखेंगे विंड, सोलर, टाइडल, न्यूक्लियर, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी। इस ग्राफ से ही मैं पूरा राम कहानी बता दूंगा आपको, आगे कुछ बताने की जरूरत। बेटे पहले तो क्या था ना, सिल्वर यूज किया जाता था, सबसे शुरुआती दौर में जो टेक्नोलॉजी आई थी उस पैनल में, वो इतना महंगा था कोई कर ही नहीं सकता, तो रिसर्च कर करके सिल्वर की जगह सिलिकॉन यूज किया जाने लगा। और सिलिकॉन भी बहुत, जो चिप बनती है ना हमारी सिम, मोबाइल की सिम, वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो सिलिकॉन भी मतलब कि इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, लोहा और मैंने क्या कहते हैं कोयले जितना तो इजिली अवेलेबल नहीं है वो, इसलिए वो भी अभी और भी मटेरियल सोचा जा रहा है क्या उसके सब्स्टिट्यूट में यूज किया जाए, है ना। विंड एनर्जी की बात बेटा, ये सोलर एनर्जी की बात कर लेते हैं। इन है ड्यूरेबल नहीं है एक्चुअली, क्या है ना कि वो सोलर पैनल तो टिक जाता है, लेकिन जो बैटरी यूज करते हैं ना, जो बैटरी होती है सेल नीचे जो बड़ा सा होता है, इन्वर्टर वाला जो बैटरी होती है, तो वो यार हमेशा 1 साल 2 साल पे तो चेंज करना ही पड़ता है या 3 साल पे, ये प्रॉब्लम है। और आपको पता है हमारी बैटरी 10 साल चल गई। क्या बेटा? हमारे इन्वर्टर की बैटरी 10 साल चल गई। तो बेटा आपकी इन्वर्टर की बैटरी चल गई ना, वो सोलर पैनल से यूज नहीं हो रही है ना, बिजली से चार्ज होती है इसलिए। अच्छा अब देखिए, और अब तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया, नहीं तो पहले क्या था ना कि जो सोलर पैनल लगे होते थे उससे कलर टीवी चलाना मुश्किल था, एसी आप नहीं चला सकते, मतलब छोटी मोटी चीजों को आप यूज कर सकते। देखिए क्या, तो ज्यादा आपको ज्यादा वोल्टेज वाली या ज्यादा पावर वाली सोलर पैनल लगानी पड़ेगी, जिसमें कि सोलर पैनल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, इसलिए है ना वहां पर सोलर पैनल, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी नहीं है। जहां बिजली का अच्छा से कनेक्शन है, हर जगह आती रहती है इलेक्ट्रिसिटी, कोई लोग सोलर पैनल प्रीफर नहीं करते, ठीक है ना। अब हम कौन सोलर पैनल के झंझट में रहेंगे, सीधे 2000-3000 बिल आया, सीधे जाके भरा है, जो भी भरना है सीधे अपना डायरेक्ट यूज कर रहा है। ज्यादा ही महंगी आती है, पता है मुझे। देखिएगा, तो पहली बात है इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। और दूसरा नॉन पॉल्यूटिंग, इससे किसी भी तरह का नॉट अ सिंगल कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि महंगा बहुत ज्यादा है, डिफ्यूज सोर्सेज सो गेट्स वेस्ट। अब उसके बाद जब ये चीज खराब हो जाती है तो एक तरह का वेस्ट बन जाती है। बोलिए हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को उसका क्या कहते हैं, भूल गया मैं। जनतंत्र वही होगा, कुछ लिखा है ना, क्या लिखा है?
जनरेटर लिखा हुआ है, ज्वारीय दूसरा चीज है। जनरेटर और ज्वारीय में कोई अंतर ना दिखता तेरे? जियोथर्मल होता है, अरे मैं पढ़ाया उसको जियोथर्मल। अभी मैं सोलर एनर्जी पे है, जियोथर्मल में चली गई है, इसीलिए इसमें छोड़ता है मेरे। बता रहे ना बेटे, क्या चिंता कर रही है। अब विंड एनर्जी के बारे में देखेंगे। विंड एनर्जी नॉन पॉल्यूटिंग होती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और वन सेटअप, एक बार अपने अगर विंड मिल लगा दिया, वो पंखी लगा दी, तो वो कभी खराब नहीं, बहुत दिनों तक टिक जाती है। सेफ भी होता है और क्लीन भी होता है। इसमें ये दिक्कत है कि नॉइज पोल्यूशन होता है। दूसरा, विंड मिल कॉस्टली टू सेटअप, और एक विंड मिल को लगाने में, हर्ष थोड़ा शांत बेटे, म्यूट होके बात करो, आपकी तो आवाज आ गई। अब मुझे लग रहा है ना कि हर 7वीं क्लास के बच्चे में नींबू मिर्ची का एक माला पहनाना पड़ेगा, सब कति नजर लगा रहे हैं। क्यों नजर लगाते हो यार, रहने दो। मतलब क्यों नजर लगा रहे हो आप लोग? विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, इसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, ऐसा नहीं है, इससे हो जाएगा। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी, क्या कहते हैं, रिसेप्शन, मतलब कि अगर टीवी का या रेडियो का कोई भी है ना, अगर विंड मिल के आसपास है तो सिग्नल अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, और हार्मफुल टू बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल होता है। अब टाइडल एनर्जी देखते हैं, पहले टाइडल होता क्या है। टाइड समझते हैं आप लोग, ज्वार भाटा, टाइड्स बोलिए, समझते हैं? अब तो चाय पीना, तुम समझते हैं। देखिएगा, ज्वार भाटा तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा 6th क्लास में ज्योग्राफी में। 6th क्लास में कब गए थे आप? टाइड्स, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, तुम बताओ, आता है तुमको पता है टाइड्स? तब आप लोग का कोई दोष नहीं। अरे पहले उनको तो निकल जाने दो जो सामने से जा रहे हैं। बेटे मयंक आया नहीं बेटे, क्या हो गया आज? सर मैं ना सर बहुत ट्यूशन के टाइम से आधे घंटे पहले साइकिल ठीक कराने गया था ताऊ के साथ, तो उसमें ज्यादा लेट हो गया, तो अभी आया तो इतने टाइम ही निकल गया, तो तू घर का सारा काम करता है, बहुत लोड है तेरे पे, मान गया। ना ना, वो कई दिन से खराब थी सर ये साइकिल, चल तो आज ठीक है, बस कोई लिया बात था। नहीं, मान गया मैं पड़ोसी, तो क्या करूं। टाइडल एनर्जी देखिएगा, सबसे पहले टाइड्स होते क्या हैं? सबसे पहले टाइड्स क्या होता है बताता हूं आपको। जब जो सन और मून का दोनों का जब ग्रेविटेशन फोर्स एक साथ लगता है, तो समुद्र का पानी ना टाइड्स बढ़ता है, मतलब कि वो लहरें, ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में, उनको टाइड्स कहा जाता है। और जब सन और मून का, जैसे देखो मैं आपको, भाई शाहजहां वाला कपड़ा कहाँ गया? ज्योग्राफी आ गया ना। सन, अर्थ और मून अगर इस तरह के पोजीशन पे होगा तो लो टाइड्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना मून का ही केवल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जब ऐसा हो कि सन और मून लगभग आसपास हो जाए, अर्थ के आसपास, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा अर्थ पे ग्रेविटी लगता है मून का। और जब मून नजदीक होती है, मून 2 ही समय नजदीक होगी, मतलब कि ये जो टाइड्स बनते हैं या तो फुल मून को बनेंगे, नहीं तो न्यू मून को बनेगा, अमावस्या पूर्णिमा को बनते हैं। जिससे क्या होता है कि समुद्र का पानी सन और मून के ग्रेविटेशन के कारण ज्यादा ऊपर लहरें उठती हैं, जिसको कि टाइडल पावर्स कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब
टाइड्स बढ़ती है तो डैम बना रखा है उन्होंने, टाइड्स चढ़ती है तो पानी उसमें भर जाता है डैम में, और जैसे उतरने वाली होती है तो उसके साथ उतरती है और वहीं पे टरबाइन लगी हुई है। तो टाइड्स में जब पानी भरा तो उसको स्टोर कर दिया, और जैसे निकलने में टाइड्स लोअर लिंग होती है, आती है तो भर जाता है, हाइट होती है लहरों की तो भर गया, और उसको बंद कर दिया गया, डैम बना के रखते हैं वहां पे साइड। ठीक है, टाइड्स ऊपर आएगी ना तो सारे पानी समुद्र का भर जाता है उस डैम में, और उसी पानी को यूज करते हैं जब डैम खाली करना होता है, तो फिर नीचे जाएगा तो फिर सीधे उसमें क्या करते हैं, बिजली बन जाएगी, टरबाइन घूमेगा, वही डैम के जैसा काम हो गया। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में तुम ही बता दो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल? एटम। ये किस चीज का नाम है? यूरेनियम। बताया था ना कल, आप लोगों को बताया तो था, यूरेनियम सुना था आप लोगों ने, यूरेनियम सुना था आप लोगों ने, आप लोगों को बताया था। एटॉमिक रिएक्टर या एटॉम बॉम्ब में जो रॉ मटेरियल होता है वो यूरेनियम को यूज करते हैं, यूरेनियम 235 यूज करते हैं। यूरेनियम की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, और उसका इनरिचमेंट होता है। इनरिचमेंट मतलब कि यूरेनियम को कितना प्रोसेस कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है, मतलब दुनिया के मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, वो क्या करते हैं, इस चीज का देखरेख करते हैं कि अगर यूरेनियम को ज्यादा इनरिच कर लिया आपने, मतलब ज्यादा प्रोसेस कर लिया, तो एटम बॉम्ब में यूज कर सकते हैं, और कम परसेंट उसको प्रोसेस करेंगे तो आप उसको यूज करके आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जैसे जो बिजली जहां बनाते हैं हम लोग बॉयलर को गर्म करने के लिए, और उससे फिर भाप से बिजली बनाने का काम कर सकते हैं। बाकी क्या बोल रहे हैं बताइए? बेटा लोहा को काहे प्रोसेस करके आप उसका चम्मच से खाते हैं? क्यों नहीं मिट्टी में जो लोहा मिलता है उसी को सान किसी तरह दाल भात खा लेते हैं? रॉ में होता है बेटा, उसको एडिच करना पड़ता है ना, उसको प्रोसेस करेंगे तब वो पावरफुल। अब कोयला जैसे मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, कोयला जो होता है जैसे आप जमीन से खोद के निकालेंगे यूज नहीं कर सकते, वो इतना धुआं देगा ना कि आप क्या कहते हैं, मर जाएंगे। तो कोयले जो निकाले जाते हैं ना, पहले उनको एक स्टॉक लगा करके पूरा पहले उसको बर्न किया जाता है, और बर्न होने के बाद क्या होता है ना, जब बुझ जाएगा तो सारी की सारी जो गैसेस होती है उसकी निकल जाएगी, और तब जाकर के वो अच्छा कोयला बनेगा, और तब उसको निकाल करके फिर यूज कर। याद रखिए, ऐसा नहीं कोई भी कोयला डायरेक्ट ला करके खदानों से हम सीधे यूज नहीं कर सकते, यूरेनियम को जला के प्रोसेस नहीं किया जाता। और ये मुझे पता होता तो यूरेनियम साइंटिस्ट नहीं बन जाते, कैसे उसको इनरिच किया जाता है। एटम बम ना बना के घूम रहे होते हैं भाई, 200 का 4 एटम बम ले लो, है ना? देखिएगा, तालिबान वालों को पता चल जाए तो अब तक ले तो दुनिया में कुछ बचे ही नहीं। देखेंगे अभी पता है पूरी दुनिया में किस बात को लेके टेंशन हो रही है? पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है, पता है ना, परमाणु बम का ताकत है उसके पास है। बेटे आपके पास बेशक बंदूक हो, लेकिन टेंशन आ जाएगी ना जब दूसरे के पास भी बंदूक हो जाए, प्लस दूसरे में भी दूसरे के पास एक ऐसा दोस्त है, आपके पास बंदूक है, आप डरोगे कि भैया पुलिस पकड़ लेगी, नहीं गोली नहीं चलाएंगे वो मर जाएगा, हो सकता है जनता मर जाएगा, और वहां पर है ना 13 14 साल के बच्चे शरीर में बम बांध के घूम रहे हैं, बाबूजी मेरा कब, हमें कब जन्नत नसीब होगी, हमें जन्नत जाना है। मजाक नहीं कर रहा मैं, रियलिटी जो बता रहे हैं आप पूरी दुनिया का। जो पाकिस्तान का जो पेशावर का इलाका अफगानिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ, वहां 14 15 साल के बच्चे रिक्रूट होते हैं, बहाली होती है, वेटिंग लिस्ट में है बालक। ये टॉप सीक्रेट रिपोर्ट आई है अभी न्यूज में, वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं। आप इस उम्र में पढ़ रहे हो, वहां पे बॉम्ब बांध करके ह्यूमन बॉम्ब की तरह पड़े हुए बच्चे, उनको ये माइंड ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि भैया आप जन्नत जाएंगे, सीधे क्या कहते हैं वहां चले जाएंगे भगवान जी के पास। जो मुल्ले होते हैं ना, जैसे कि जो मौलवी जो होते हैं, वो बच्चों को बचपन से ब्रेन वॉश करते हैं, मतलब कि सिखाते हैं बचपन में, जैसा आपको शिक्षा दोगे, जैसे माहौल में रखोगे, बच्चे वैसे ट्रेंड हो जाते हैं कि आप अगर एक बार ये अल्लाह का जिहाद का काम करोगे तो सीधे जन्नत नसीब हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो बॉम्ब विस्फोट हुआ था काबुल में, कैसा होता है? अब एक बात बताओ, कोई आदमी है जिसको आप पकड़ सकते हो या डरा सकते हो? आपकी फौज से डरेगा, आपके एटम बॉम्ब से डरेगा, लेकिन वो आदमी क्यों डरेगा जिसको मौत का इंटरनेट बॉम्ब बांध के घूम रहा है? उसको किस चीज का डर है? आप डरोगे ना। वो बस एक ही चीज का ट्राई करते हैं कि कितना ज्यादा नजदीक आपके पहुंच जाए, और फिर
स्विच ऑन और सब कुछ ऑफ। 170 या पता नहीं कितने लोग मारे गए, कुछ छोटी बात नहीं। बानियादी में आ गया ना हिंदुओं का, मानते नहीं। अच्छा जन्नत ना जाना, बोले अच्छा मानती नहीं भगवान को, कोई नहीं। ठीक है, देखिए होता क्या है,